आज की हमारी कहानी है दंड, जिसे लिखा है डॉक्टर विजेंद्र त्रिपाठी ने। चौकन्ना होकर मैंने चारों ओर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, और फिर जेब से किरमिच की वो गेंद निकाली और सामने दीवार पर ठुकी हुई एक बारीक सी कील पर खींच कर दे मारी। गेंद कील को मिस कर गई और साइड में लगकर जमीन पर कई टप्पे खाती हुई रुक गई। मैंने दोबारा निशाना साधा, लेकिन फिर वही नतीजा। अब मैंने पास पड़ी कुर्सी सरकाई और उस पर खड़ा हो गया। एक बार फिर इधर उधर आगे पीछे देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, और गेंद को उस नुकीली कील पर सीधा दे मारा। अब उसमें एक छोटा सा सुराग हो गया था। मैंने उसे जमीन पर टप्पा खिलाया। कुनाचे भरने वाली वह गेंद अब बहुत हल्का टप्पा खा रही थी। मैंने कुर्सी को सरकाकर यथास्थान रखा और गेंद को पलंग के नीचे ठीक उसी जगह रख दिया जहां दीदी उसे रखकर स्कूल जाया करती थी। और उसके बाद एक गहरी सांस लेकर मैं अपनी गेंद लेकर बाहर खेलने निकल गया। आज से 2 महीने पहले मैं और दीदी एक ही दिन टीकम बिसायती की दुकान पर अपने अपने जेब खर्च से, जो हमें दादाजी ने दिए थे, गेंदें खरीद कर लाए थे। हमारी पसंद अलग अलग थी, और उस दिन दीदी ने मुझे बहुत समझाया था। उसी छोटी वाली किरमिच बॉल को खरीदने के लिए कहा भी था, जो कि वो खुद ले रही थी, लेकिन मैं नहीं माना। मुझे अपनी अकल पर ज्यादा भरोसा था। दीदी की सलाह को मजाक में उड़ाकर मैंने दूसरी बड़ी वाली गेंद ले ली थी। लेकिन अगले ही दिन मुझे यह पता चल गया था कि दीदी की बात न मानकर मैंने गलती की है। मेरी गेंद बड़ी थी लेकिन बेकार निकली, बहुत कम टप्पा खाती थी। दीदी वाली गेंद छोटी लेकिन बहुत शानदार थी, और क्या टप्पे खाती थी। दीदी स्कूल से आकर रोज उससे खेलती रहती थी। गेंद के संतुलन और टप्पों के कई तरह के खेल इजाद कर रखे थे उन्होंने। मैं भी उनकी नकल करने की कोशिश करता था, अपनी गेंद से करतब दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन सब सिफर। मैंने जब भी दीदी से उनकी गेंद खेलने के लिए मांगी, हर बार उन्होंने मुझे दे भी दी। एक दिन मैं सारे वक्त उनकी गेंद से खेलता रहा था, लेकिन चाहे जितना भी मैं उससे खेल लिया करता था, गेंद थी तो उनकी ही। धीरे धीरे मेरे मन में दीदी और उनकी गेंद के प्रति ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगा था। मैं उनकी गेंद को खराब करने की जुगत ढूंढने लगा। उस दिन मेरे स्कूल की छुट्टी जल्द हो गई थी और मुझे मौका मिल गया, और मेरी मनोकामना पूर्ण भी हो गई। थोड़ी देर बाद दीदी भी स्कूल से घर आ गई, और मुझसे 4 साल बड़ी थी। मैं देवली में चौथी क्लास में बॉयज प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, और दीदी 8वीं क्लास में गर्ल्स मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। आते ही उन्होंने अपना बस्ता रैक पर रखा, पलंग के नीचे से अपनी गेंद निकाल ली। मैं सामने वाले बरामदे में बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था, लेकिन मेरी नजर और ध्यान सब दीदी पर था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, कहीं दीदी को पता न चल जाए कि मैंने क्या हरकत की, और कहीं उन्होंने दादाजी को शिकायत कर दी तो। अगर ऐसा हुआ तो उस दिन तो बेंत से मेरी पिटाई तय है। मैंने कनखियों से देखा, दीदी ने गेंद को टप्पा दिया और थोड़ा सा उछलकर नीचे गिर गई। आश्चर्य से उन्होंने गेंद को हाथ में लेकर गौर से देखा। उन्हें वह छोटा सा ताजा सुराग शायद नजर नहीं आया। कुछ एक बार उन्होंने फिर कोशिश की, लेकिन गेंद थी कि बमुश्किल कुछ ही ऊंचाई तक उछलकर रुक जा रही थी। दीदी ने मेरी ओर देखा। मैंने हचकचाकर नजरें नीची कर ली और किताबों पर गड़ा दी। कुछ देर तक दीदी अपनी गेंद को घुमा फिरा कर देखती रही, और फिर उसको वहीं पर रखकर होमवर्क करने चली गई। मैं समझा था कि दीदी झल्लाएंगी, चिल्लाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद दादाजी भी घर आ गए। मेरी जान एक बार फिर सूख रही थी कि कहीं दीदी मेरी हरकत उनको रिपोर्ट न कर दे, लेकिन मेरी आशंका निर्मूल साबित हुई। पूरा शाम सब कुछ सामान्य रहा, और रात को हम अपने अपने बिस्तरों पर सोने चले गए। उस रात काफी देर तक मुझे नींद नहीं आई। मैं बिस्तर पर बैठा सोचता रहा। दीदी का बिस्तर बगल में ही था। मैंने 0 वॉट के बल्ब की रोशनी में अपने इर्द गिर्द देखने की कोशिश की। दीदी सो चुकी थी। मैं उठ खड़ा हुआ। दीदी से इतने सहज सामान्य व्यवहार की मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। वह गेंद तो उसकी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। न उन्होंने मुझसे अपनी गेंद के बारे में कुछ पूछा, न कोई बात की, न कोई हल्ला मचाया। मैंने दीदी के पास जाकर धीरे से उनके मुंह पर से चादर हटाई। वो सो रही थी। थोड़ी और चादर हटाई तो मैं चौंक गया। उसका तकिया गीला था। शायद सोने से पहले
कुछ देर रोई थी। उसकी दाहिनी मुट्ठी बंद थी। मैंने बड़ी एहतियात से उसे खोला। मेरी आंखें फटी सी रह गईं। उसके हाथ में वही गेंद थी जो दोपहर में मैं फोड़ चुका था। मैंने देखा उसके कपोरों पर सूखे हुए आंसू के निशान थे। मेरा दिल धक से रह गया। मेरा हाथ सहसा दीदी के माथे पर जा टिका, पर वो नहीं जागी। शायद बहुत ज्यादा सुबक कर रोई थी। मैं वापस अपने बिस्तर पर आ गया। पूरी रात कितनी देर मैं सो पाया मुझे याद नहीं, लेकिन अगली सुबह मैं टीकम की दुकान पर खड़ा था। मेरे हाथ में वो सारी रेशगारी थी जो मेरी कुल जुम्मा पूंजी थी। पीली छोटी वाली किरमिश की गेंद दीजिएगा टीकम भैया। मैंने अपने सिक्कों से भरी हथेली आगे बढ़ाई। वो गेंद तो अभी मौजूद नहीं है, कल ही मिल पाएगी। कुछ एक दिनों में जब आ जाए तब ले जाना, टीकम ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम्हारी बहन भी तो परसों आई थी ऐसे ही एक गेंद खरीदने के लिए। वो आई थी? मैंने चकित होकर पूछा। उनके पास तो ये गेंद पहले से ही है। हाँ भाई, तुम्हारे लिए मांग रही थी। तुम वो बड़ी वाली रबड़ की गेंद ले गए थे ना, वो टप्पा कम थोड़ा खाती है, शायद तुम्हारे लिए मांग रही थी। जैसे मुझे भरे बाजार में अचानक किसी ने नंगा कर दिया हो। मेरा कलेजा मुको आ गया था। बिना एक क्षण भी देरी किए मैंने घर की तरफ दौड़ लगा दी। दीदी स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म पहने तैयार खड़ी थी। मुझे देखते ही उन्होंने सवाल दागा, कहां गए थे? स्कूल नहीं जाना आज? टीकम की दुकान पर गया था दीदी, किरमिच वाली गेंद लेने के लिए। मैंने सिर झुकाकर कहा। किसके लिए? आपके लिए। आपकी गेंद मैंने कल फोड़ दी थी दीदी। कहते कहते मेरी रुलाई फूट पड़ी। मैं वहीं धम्म से जमीन पर बैठ गया। दीदी ने आगे बढ़कर मुझे उठाया और हल्की सी चपत मेरे गाल पर लगाई। मुझे गले से लगाकर बोली, मुझे मालूम है। मैं कस कर दीदी से लिपट गया। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आंसुओं में मलाल शायद थोड़ा सा घुला। कुछ देर चुप रहने के बाद दीदी संयत स्वर में बोली, डब्बू वो गेंद नहीं एक सहारा थी मेरे लिए। मैंने इस साल टोंक की जगह देवली के स्कूल में एडमिशन लेने का फैसला सिर्फ तुमको कंपनी देने के लिए किया था। साल भर से तुम यहां बाबा के पास अकेले रह रहे हो ना, तो बाबूजी तो मुझे इस साल भी अपने साथ टोकील रखना चाहते थे, लेकिन मैं अपने फैसले पर अड़ी रही। यहां आकर मैंने पाया कि तुम तो अपने दोस्तों में मस्त रहते हो और बाबा अपनी किताबों में। बाबूजी कल आएंगे टोंक से। इस हफ्ते की चिट्ठी में उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाने की मंशा फिर से दोहराई है। पिछले हफ्ते भी आए थे, तब भी यही कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। इस बार मैं उनके साथ जा रही हूं। मैं यहां सिर्फ इसलिए आई थी कि तुम्हारा मन लगा रहे। फिलहाल तुम्हें तो यहीं रहना है, और हां, अब अकेले तुम बाबा से अंग्रेजी सीखो। मैं वहां अम्मा से नोकझोंक करूंगी। मुझे लगा कि मैं यकायक धम्म से आसमान से धरती पर पटक दिया गया हूं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मेरी रुलाई एक बार फिर फूट पड़ी। फिर मुझे कौन रोज रात को एक कहानी सुनाएगा दीदी? कौन मेरे कपड़े इस्त्री करेगा? 15 अगस्त को कौन मेरे सफेद जूते चाक से चमकाएगा? बाबा की डांट से कौन मुझे बचाएगा? और मेरा होमवर्क तो कभी पूरा ही नहीं होगा दीदी। सुबकते हुए मैंने बोला था। मत जाओ ना दीदी, एक बार माफ भी कर दो प्लीज। जीवन में कुछ तजुर्बे ना कष्ट पाकर ही मिलते हैं, कहकर दीदी ने बात समाप्त कर दी। मेरी सुबकियां बंद हो गई थी। मैंने दीदी के चेहरे की ओर देखा। वहां पर लिखी कठोरता साफ साफ नजर आ रही थी। मैं उनके स्वभाव से भली भांति परिचित था। वो जितनी सहनशील थी, उतनी ही सख्त होना भी उन्हें आता था। भारी मन से मैं स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। अगले दिन इतवार था। बाबूजी सुबह की पहली ही बस से आ गए थे। मैं सोकर देर से उठा था। मैंने देखा दीदी अपना सामान पैक कर रही थी। मेरे मन में एक हुक सी उठी। बाहर बरामदे में बाबूजी और बाबा कुर्सियों पर बैठे बतिया रहे थे। मैंने जाकर बाबूजी के पैर छूकर पास खड़ा हो गया। मुझे पक्का विश्वास था कि अब मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दीदी ने मेरी कोई शिकायत ही नहीं की थी। आज शाम की बस से मैं मुन्नी को लेकर टोंक जा रहा हूं, वहीं एडमिशन करा दूंगा।
और तुम मन लगाकर यहीं पढ़ाई करना और बाबा को बिल्कुल परेशान मत करना। बाबूजी ने मेरी तरफ देखकर कहा। जी, मैं उदास होकर बोला और अपने कमरे में आ गया। हाय, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई थी, और दीदी की तरफ से इस प्रकार के दंड के बारे में तो मैंने कल्पना तक ही नहीं की थी। मेरे मन में आत्मग्लानि भरी चली जा रही थी। मैं वापस कमरे में आ गया। दीदी का सामान पैक हो चुका था। कातर भाव से मैंने उनको देखा, किंतु वे चुप रही। पूरा दिन मैं बुझा बुझा सा रहा। शाम को 6 बजे वाली बस से बाबूजी को जाना था। दीदी को उनके साथ जाते हुए देखने की कल्पना मात्र से ही मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। अब मुझे एहसास हो रहा था कि दीदी के वहां मेरे पास होने का क्या मतलब था और मैं कितना अकेला हो जाने वाला था। विदाई के दृश्य से बचने के लिए 5 बजे ही मैं अपने एक मित्र के घर चला गया और 7 बजे वापस लौटा। मेन गेट की कुंडी खोलते समय मेरा दिल बैठा जा रहा था। मैं सीधा अपने कमरे में गया और औंधे मुंह बिस्तर पर लेट गया। मेरी आंखें भीग गई थी। आज दीदी के हाथ की बनी गर्मा गर्म रोटियों की जगह मिश्रानी का बना हुआ खाना मिलेगा, यह सोच सोचकर मेरी भूख सिरे से नदारद हो रही थी। कुछ देर में उसी अवस्था में लेटा रहा। क्या बात है, आज खाना नहीं खाओगे क्या? मेरे कानों में जैसे ही शब्द पड़े मैं बिस्तर से उछल कर खड़ा हो गया। सामने दीदी और दादाजी खड़े थे। अरे आप तो जाने वाली थी बाबूजी के साथ, क्या हुआ? बाबूजी कल आएंगे? अचकचाकर मैंने कई सारे प्रश्न एक साथ पूछे। बाबूजी को तो जाना ही था, वो तो चले गए, लेकिन मैं नहीं गई। साल भर से तुम यहाँ अकेले बाबा के पास हो, इम्तिहानों में तुम्हारे नंबर भी कम आने लगे। मैंने बाबूजी को एक बार फिर मना लिया और रुक गई। मुस्कुराते हुए दीदी बोले। मैं दीदी से लिपट के और रोने लगा। अच्छा, ये रोना धोना छोड़ो, तुम्हारी सजा बदल दी गई है, लो इसको एक बार ट्राई करके देखो। कहते हुए उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला। मेरे नेत्र विस्फारित हो गए और जब मैंने उनके हाथ में पीली किरमिश की नई गेंद देखी। ये कहां से लाई दीदी आप? मैंने चकित होकर पूछा। अरे टीकम के यहां से, दोपहर में नई गेंद आ गई थी उसके यहां। दीदी आप इसे रखो, मैं तो उसी रबर की गेंद से काम चला लूंगा, मैंने दृढ़ता से कहा। संभवतः यह मेरे छोटे से जीवन का सबसे परिपक्व वाक्य था। अपने लिए भी ऐसी एक लाई हूं, कहते उन्होंने दूसरी जेब में से एक गेंद निकाली। खुश होकर मैंने दीदी से गेंद ले ली। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। मैंने दादाजी की ओर देखा। उन्होंने अपने कुर्ते की जेब से कुछ निकाला और भ्रुकुटी तानते हुए मुझसे कहा, और भला ये क्या है? मैंने देखा वही पुरानी गेंद उनके हाथ में थी जो मैं फोड़ चुका था। मैं उनसे नजरें झुकाकर कमरे से बाहर की तरफ भागा। भागते मेरी पीठ पर उनकी हल्की सी बेत पड़ी और कमरे से निकलते निकलते मेरे कानों में दीदी और दादाजी का सम्मिलित ठहाका गूंज उठा। अब मेरी गेंद पूरे 10 फीट तक उछल रही थी और मेरा मन 7वें आसमान तक।